हेलो नमस्कार साथियों, मैं कंचन प्रभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैं जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चला रही थी उसके 20 क्वेश्चन हो चुके थे पार्ट 5 के 30 क्वेश्चन हो चुके थे और आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 21, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है। तो हमें त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम बताना है कि क्या नाम है उनका। तो पहला है ऑप्शन वैद्यनाथ मिश्र, इनका नहीं है। वैद्यनाथ मिश्र जो नाम है वो है नागार्जुन जी का, नागार्जुन का जो वैद्यनाथ है वो नागार्जुन का है। वासुदेव पांडे इनका वास्तविक नाम है, वासुदेव पांडे। आंसर इनका डी हो जाएगा। केदारनाथ जी का है वासुदेव, और सुदामा पांडे ऐसा ही लिखा है, वो किसी का नहीं है। तो आंसर इनका डी हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में निम्नलिखित में कौन नहीं है। जो छायावाद के प्रमुख 4 कवि हैं प्रसाद पंत निराला, तो उनमें से हमें बताना है कि इसमें कौन नहीं है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, मक्खनलाल चतुर्वेदी। ये इसके नहीं हैं, का नाम है छायावाद के नहीं हैं। ये एक राष्ट्रवादी कवि हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी जी। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। इस कथन के लेखक को हमें बताना है कि कौन है इस कथन के लेखक। तो आंसर इसका हो जाएगा महादेवी वर्मा जी। ये उनके कृति है, दुख ही जीवन की कथा रही है, ऐसे करके हैं उनका। तो ये कथन जो है महादेवी वर्मा का है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चितवन की छा निबंध संग्रह के रचयिता कौन है। तो हमें बताना है कि चितवन की छा जो निबंध संग्रह है वो किसका है। वाल्मीकि भट्ट का है, हरिशंकर परसाई का, वैद्यनाथ का, वो विद्यानवास मिश्र का, या फिर हजारी प्रसाद का है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, विद्यानवास मिश्र का एक फेमस चितवन की छा इनका निबंध संग्रह है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल हमको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा इसका डी। इसके साथ ही नेक्स्ट बताना है कि स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है स्वदेश दीपक की रचना। हमको बताना है कि स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है। इसमें आधे अधूरे मोहन राकेश की है। बकरी सर्वेश्वर दर्शक सेना का है, सर्वेश्वर का है। और कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी की रचना है, भीष्म साहनी की है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की है। और आंसर इसका डी हो जाएगा, कोर्ट मार्शल इनकी प्रमुख रचना है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भुक्तवाद की अवधारणा किसकी है। जो हमारे काव्य शास्त्र है उसमें बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं। भुक्तवाद है, अभिव्यंजनावाद है, इसके साथ ही और भी हैं। तो जब मैं इसका डिटेल करवाऊंगी तो पूरा डिटेल बताऊंगी आप सभी को। तो हमको अभी बताना है कि भुक्तवाद के जो नायक हैं, जो इसके प्रणेता हैं, वो कौन हैं। तो मम्मट नहीं है, मम्मट ने नहीं इसका अब किया है प्रतिपादन। और जो भुक्तवाद है वो भट्टनायक का है भुक्तवाद। और जो भट्टलोलट का है उनका है उत्पत्तिवाद। भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद। आनंदवर्धन का नहीं है, इन्हें नहीं बनाया है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा है, ये रस सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं, सारे 4 हैं इनमें। भट्टनायक हैं वो, और रस भरत मुनि हैं, और भट्टनायक हैं, और छेवेंद्र जी हैं, ऐसे करके 4 हैं इनके
जो रस प्रणेता माने जाते हैं, रस सिद्धांत के प्रणेता इनको कहा जाता है। तो इसमें 2 ही दिए हैं, एक हैं भट्टनायक, दूसरे हैं भट्टलोलट। तो इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं? तो हमको बताना है कि उज्ज्वल नीलमणि जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मधुसूदन के द्वारा लिखी गई है, या फिर रामानंद के द्वारा लिखी गई है, रूप गोस्वामी, या फिर रामानुजाचार्य के। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। आंसर इसका बी हो जाएगा। और उज्ज्वल नीलमणि जो रचना है वो रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है, और रामानंद और रामानुजाचार्य ये एक राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है 29 है। सर्वव्यापी एक कोहरा, जाकी महिमा पार न पार, हिंदू तुर्की का एके, करता एके, ब्रह्म सबन का भार। के रचनाकार को हमें बताना है कि ये किसकी जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं, कबीरदास जी की हैं, मलुकदास की हैं, या फिर तुलसी की हैं, या फिर रहीम की हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ये मलुकदास की पंक्ति हैं, बहुत फेमस हैं। आप लोग इसको नोट कर लें सभी लोग, और स्टार लगा लें इस पर, स्टार वाला क्वेश्चन है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भाषा प्रवीण, सुख छंद सदा रहे, सो घन जो के कवित बखाने। पंक्तियाँ हमको बतानी है कि ये किनकी हैं। भाषा प्रवीण, सुख छंद सदा रहे, सो घन जो के कवित बखाने। ये हमको बताना है कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी, ब्रज रत्नदास के द्वारा लिखी गई हैं ये। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। तो ये एक कवित जो कहा जाए लोकोक्ति टाइप का ये कथन है। तो ये बताना है कि किस कवि का है, और तो केदारनाथ का है, या फिर धूमिल का है, या फिर लीलाधर जंगुड़ी का है, या फिर राजेश जोशी का है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, धूमिल का है। धूमिल ने बहुत सारे व्यंग्यात्मक रचनाएं की हैं, इसीलिए इन्हें थोड़ा सा प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी उसमें विचारधारा में भी रखा जाता है, लोकतांत्रिक विचारधारा में। तो इसके साथ ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, धूमिल की हैं ये रचना है। इसके साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नागरी पचाड़ी सभा के संस्थापक में थे। जो नागरी पचाड़ी सभा हुई थी हमारी, उसके संस्थापकों में हमें कौन कौन थे, किन कौन के द्वारा नागरी पचाड़ी सभा की जो स्थापना हुई थी, तब कौन कौन इनमें सहयोग किए थे, ये हमको बताना है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा इसका ए, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। इन दोनों के माध्यम से ही इसकी नागरी पचाड़ी सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1893 में। नागरी पचाड़ी सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1893 में हुई थी, और इनके द्वारा माध्यम से ही की गई थी। शिव कुमार के और बाबू श्याम सुंदर दास इनके प्रवर्तक रहे थे, फर्स्ट अध्यक्ष थे ये श्याम सुंदर दास जी। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका है। हिंदी पत्रिका को हमको बताना है कि कौन सी है हिंदी पत्रिका। तो दक्षिण ज्योति, केरल दर्शन, या फिर दक्षिण निधि, या फिर देश पोषणी। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, केरल ज्योति है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है। ये हमको बताना है कि जो बिपाशा पत्रिका है उसका जो प्रकाशन है वो किस प्रदेश में है, किस प्रदेश से स्टार्ट होता है। तो पहला है उत्तर प्रदेश, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, या फिर बिहार है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से इस पत्रिका को निकाला जाता है। और इसके साथ नेक्स्ट हमारा 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम के
अनुसार हमको लिख के बताना है कि कालक्रम के अनुसार कौन सी रचना सही है, कौन सी रचनाओं का क्रम सही है। तो पहली है कीर्तिलता, दूसरी विनय पत्रिका, वीर सिंह देवचरित और लास्ट में है ठाकुर ठसक। तो आंसर इसका दूसरे हो जाएगा कीर्तिलता। ये विद्यापति के द्वारा लिखी गई है कीर्तिलता। दूसरी है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसी की रचना है। और तो आंसर इसका हो जाएगा ए आंसर है इसका। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किस से है। हिंदी भाषा का मतलब संबंध किससे है कि किसके माध्यम से, किस के सहयोग से हिंदी भाषा का प्रचलन स्टार्ट हुआ। तो ये हमको बताना है। आंसर है शौरसेनी अपभ्रंश या फिर पश्चिमी प्राकृत और प्राकृत। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। आंसर इसका ए हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी 3 बोलियां भाषाएं निकली हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी और दूसरी है राजस्थानी और तीसरी है गुजराती। ये 3 भाषाएं निकली हैं। इनके भी पार्ट हैं। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकली हैं। 5 बोलियां निकली हैं। 5 बोलियां हैं, आप लोग समझ जाना। 5 बोलियां निकली हैं पश्चिमी हिंदी से। एक बार मैं क्लियर फिर भी कर ही देती हूँ। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकली हैं। वो है, पहली है ब्रज भाषा। आप लोग लिखते चलना साथ में, इसमें जगह नहीं है वरना तो मैं डिटेल करवा दूँ इसके साथ में। आप लोग साथ में लिखते चलें। ब्रज भाषा है। इसके साथ ही खड़ी बोली है और बुंदेली है, कन्नौजी है और हरियाणवी है। ऐसे करके 5 बोलियां निकली हैं पश्चिमी हिंदी से। राजस्थानी से 4 बोलियां निकली हैं। राजस्थानी की हैं मारवाड़ी, मेवाती और मालवी और जयपुरी। ये 4 राजस्थानी की हैं। और गुजराती से 2 निकली हैं। गुजराती की हैं, इसकी 2 बोलियां हैं। ये अपनी खुद की अपनी लिपि के द्वारा लिखी जाती है। इसमें हिंदी लिपि का जो देवनागरी लिपि है इसका प्रयोग नहीं होता है इसमें गुजराती हिंदी में। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अवधि की नहीं है, ये हमको बताना है। तो आंसर इसका हो जाएगा पद्मावत, मधुमालती या फिर कवितावली या फिर नूर मोहम्मद। तो ये रचनाएं दी हुई हैं। इसमें जो नहीं हमको बताना है तो आंसर इसका हो जाएगा कवितावली। ये तुलसी के द्वारा लिखी गई है, दास के द्वारा लिखी हुई है और ये ब्रज भाषा में लिखी है। ब्रज भाषा में तुलसी ने दो रचनाओं लिखी हैं। एक है कवितावली, दूसरी है विनय पत्रिका। तो ये 2 रचनाएं हैं जो तुलसी ने अवधी भाषा में न लिख करके ब्रज भाषा में इनकी रचना की है। बाकी ये हैं पद्मावत जायसी की, मधुमालती मंझन की है और नूर मोहम्मद नूर जवाहर कोई रचना नहीं है। तो ये दोनों ही रचना अवधी की हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि देशल बैना सब जन मिठा। ये कथन हमको बताना है कि देशल बैना सब जन मिठा ये कथन किसका है। तो आंसर है तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीरदास या फिर विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति के द्वारा ये लिखा हुआ जो रचना है वो विद्यापति की हैं।
बहुत ही फेमस पंक्ति हैं, इनको आप लोग सभी स्टार लगा लें और अपने नोटबुक पे से नोट कर लें। बहुत ही अच्छी ये जो है पंक्ति हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में आती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 1873 में यह कथन किसका है? तो ये बहुत ही पहले तो आप लोग सभी ध्यान से इसको, ऑप्शन है इसके रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरी लाल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए रामविलास शर्मा के द्वारा ये कथन कहा गया है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी। ये उस टाइम की बात है जब भारतेंदु जी अपने गद्य काल का आरंभ कर रहे थे। आधुनिक काल में गद्य का प्रसार कर रहे थे, इसीलिए और उस टाइम साहित्य में गद्य का प्रचलन हो रहा था, इसीलिए इन्होंने कहा था। और बहुत इसमें जो कमियां थी साहित्य में, हिंदी साहित्य में, उनको सुधारा जा रहा था, उनको ठीक करा जा रहा था। तो उसी टाइम ये इन्होंने कहा था हिंदी नई चाल में ढली, एक नया रूप ले रही थी हिंदी साहित्य। और तो इसीलिए इनका कथन है बहुत ही फेमस है। इस पे आप लोग सभी स्टार लगा लें और अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम में आता है। इसके साथ ही लास्ट हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। ये कथन हमको बताना है कि ये किसका है, कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रमुख घटना है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा, ऑप्शन देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। इसके साथ ही और लास्ट में है नंदुलारे वाजपेयी। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कहा गया है कि उस टाइम हिंदी जो थी, उस आधुनिक काल में, जब आधुनिक काल का प्रचलन हो रहा था, आधुनिक काल जब हमारा आया था, उस टाइम जो सबसे जो प्रधान घटना थी वो हिंदी गद्य साहित्य का एक नियमित और क्रमिक रूप से इसका प्रचार और प्रसार करना और इसको अग्रसर बढ़ाना साहित्य के रूप में। तो ये सबसे एक प्रमुख और श्रेष्ठ घटना मानी गई थी उस टाइम आधुनिक काल की। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन पे स्टार लगा के अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर कर लें। तो आज इतना ही। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करा करें और कमेंट ज़रूर करा करें। हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा जो वीडियो है वो कैसा लगता है आपको। अगर कहीं मेंशन करने की चीज़ आती है कुछ बात, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस चीज़ को इसके साथ ज़रूर मेंशन करूँगी। और कुछ चीज़ों जैसे कुछ टॉपिक हैं, अगर आप कुछ नया आपको चाहिए, कुछ टॉपिक आपको डिटेल चाहिए या कुछ नया चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और मैं उस टॉपिक को आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो थैंक यू, आज इतना ही।